हेलो दोस्तों। तो आज मैं दूसरा टॉपिक लेके आई हूँ, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो होता है ये कॉज होता है बाय माइकोबैक्टीरियम टीबी और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स, ये माइकोबैक्टीरियम के बारे में बता रही हूँ कि माइकोबैक्टीरियम टीबी जो होता है ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, इंक्लूड माइकोबैक्टीरियम बोविस। ओके, एंड ये होता कैसे है? इट इज़ कॉज्ड बाय इंजेक्शन ऑफ नॉन स्टेरिलाइज मिल्क फ्रॉम इन्फेक्टेड काउ बाय ओरल रूट। ये ओरल रूट से फैलता है। और ये कैसे होगा? जब आप इंजेस्ट कर लेते हो कोई नॉन स्टेरिलाइज मिल्क, इन्फेक्टेड काउ, जो काउ है वो इन्फेक्टेड है टीबी से, और उसी का मिल्क आपने बिना उबाले, स्टेराइज मतलब उसको आपने रिफाइंड मतलब उसको आपने बॉईल नहीं किया। बॉईल अगर करोगे तो जो भी कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। तो आप उसे बिना बॉईल किए नॉन स्टेराइज मिल्क को डायरेक्ट इंजेस्ट कर रहे हो, तो उस तरीके से ये जो माइकोबैक्टीरियम टीबी है ये हो जाता है। अगर ये लंग को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है, तो इसे हम पल्मोनरी टीबी कहेंगे। अगर माइकोबैक्टीरियम टीबी जो है वो लंग्स में होगा, उसे पल्मोनरी टीबी कहेंगे। अब ये होता कैसे है? इसका मोड ऑफ स्प्रेड क्या है? बाय इनहेलेशन ऑफ एरोलाइज्ड ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका ड्रॉपलेट जो है, जो वो उसका या तो कफ, स्पूटम, या उसका जब वो छींकेगा, उसके जो ड्रॉपलेट्स है अगर वो आप इनहेल कर लेते हो तो उसके थ्रू भी पल्मोनरी टीबी होगा। पैथोलॉजी है कि इनहेल्ड ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है उसे हमने इनहेल किया एंड वो हमारे एल्वियोलाई में जाके लॉज हो गए, जिसकी वजह से माइकोबैक्टीरियम स्टार्ट मेकिंग देयर ओन कॉलोनी इन एल्वियोलाई सैक। उसके वजह से क्रॉनिक इन्फ्लामेशन शुरू हो जाएगा, मैक्रोफेज कन्वर्टेड इनटू एपिथेलॉइड सेल, एंड लेटली ये ट्यूबरक्लोसिस ग्रैनुलोमा फॉर्म करेगा एंड एट लास्ट ये फॉर्म करेगा गोन्स कॉम्प्लेक्स, जो कि फॉर्मेशन होता है केशियस नोड्यूल। गोन्स कॉम्प्लेक्स को हम फॉर्मेशन ऑफ केशियस नोड्यूल भी कहते हैं। अब ये कुछ टर्म्स हैं जो पल्मोनरी टीबी में आते हैं, ये आपको याद करके रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इतना भी लिख के आते हो और ये भी समझ लेते हो तो याद करना, मतलब ये ऐसा टॉपिक है जिसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की है। खुद आप लिख भी आओगे अगर आप समझ लोगे तो। If Ghon's complex not healed by itself or body, then it may lead to formation of progressive pulmonary TB. अगर गोन्स कॉम्प्लेक्स अपने आप से हील नहीं हो पाता है, ठीक है, या बॉडी उसे हील नहीं कर पाती है, देन ये फॉर्मेशन करता है प्रोग्रेसिव पल्मोनरी टीबी का। दूसरा पॉइंट है लंग्स का टीबी। अगर लंग्स के जो लिम्फ नोड है, अगर वहाँ टीबी हो जाता है, देन जो प्रेशर है मीडिया स्टर्नम पे वो इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है, एंड लोब ऑफ लंग जो है वो कोलैप्स हो जाएगी, जिसकी वजह से ये कोलैप्स ऑफ लंग करेगा। ये मोस्टली चिल्ड्रंस में देखने मिलता है, इसे हम लोबल कोलैप्स भी कहते हैं, ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट है कि अगर टीबी इन्फेक्शन या गोन्स कॉम्प्लेक्स प्लूरल कैविटी में होता है या पेरिकार्डियम में होता है, तो इसे हम ट्यूबरक्लोसिस प्लूरेसी, ओके, एंड पेरिकार्डाइटिस भी कहते हैं। अब अगर गोन कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है स्मॉल फ्रेगमेंट्स पे, ठीक है, एंड स्प्रेड होता है थ्रू आउट द बॉडी और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, विच लेड टू फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड मिलियरी टीबी। जब गोन्स कॉम्प्लेक्स छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो जाएगा और स्प्रेड होने लगता है पूरी बॉडी में और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, तो वो फॉर्मेशन करता है स्मॉल नोड्यूल्स का, और उस नोड्यूल्स को हम कहते हैं मिलियरी टीबी। ये हर ऑर्गन्स, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं सब जगह ये फैल जाता है और बॉडी के हर ऑर्गन्स में ये होता है मिलियरी टीबी। इफ़ वन लंग इज अफेक्टेड विद टीबी इन्फेक्शन एंड और गोन्स कॉम्प्लेक्स and it get break down and spread into another lung. अगर एक लंग्स में टीबी इन्फेक्शन या गोन्स कॉम्प्लेक्स हो रखा है तो लाजमी है
कि वो इन्फेक्शन जो दूसरा लंग्स है उसमें फैलेगा, जो टीबी या गोन्स कॉम्प्लेक्स है वो ब्रेक डाउन करके दूसरे लंग्स में स्प्रेड होके फैलेगा। अब इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या क्या है? एज में आता है कि चिल्ड्रंस को ज़्यादा अफेक्ट करता है एंड एल्डर्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है देन यंग एडल्ट्स। ये क्लोज कांटेक्ट में आने से फैलता है विद अफेक्टेड इंडिविजुअल। ओवर क्लाउडेड प्लेस, जो ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाके होते हैं। पुअर हाउसिंग कंडीशन, जिनकी बहुत ही मार्मिक या फिर बहुत ही लो इकोनॉमिक कंडीशन है, बहुत ही बुरी कंडीशन है, उनमें ये होता है। स्मोक करते हैं जो सिगरेट, उनमें होता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही वीक होती है, उनमें होता है। लोअर्ड इम्यूनिटी सेम एड्स पेशेंट में होता है। डायबिटीज़ वालों में भी होने के चांसेस होते हैं। मेलिग्नेंसी वालों में तो होते ही हैं ये। इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग, जो इम्यून को सप्रेस करने के लिए ड्रग्स लेते हैं, या जो ड्रग इम्यून को सप्रेस कर देती है, उन लोगों में भी होता है। ल्यूकेमिया में भी होता है, जिनको ल्यूकेमिया है मतलब कि जो वाइट ब्लड सेल्स है उनका काउंट कम है, उनके अंदर भी होता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर है सिम्टम्स ड्यू टू सिस्टमिक अफेक्ट। लेथार्जी होगा पेशेंट को, लेसिट्यूड होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, लॉस ऑफ वेट होगा, मलेज मतलब पूरी बॉडी का पेन होना, नाइट स्वेट होगा, लो ग्रेड फीवर होगा एंड इवनिंग राइज होगा, टैकीकार्डिया होगा। तो लो ग्रेड फीवर शाम को ज़्यादा बढ़ने लगता है एंड हल्का सा फीवर होगा। टैकीकार्डिया होगा, इंक्रीज हार्ट रेट बोलते हैं टैकीकार्डिया को। सिम्टम्स ड्यू टू लोकल इफेक्ट में आता है कफ होगा, जैसे मैंने आपको कहा था, वो जो मैंने आपको पिछली वीडियो में कंडीशंस बताई थी, अब उनका यूज़ होना शुरू होता है। कफ, हेमप्टेसिस, ब्रेथलेसनेस और प्लूरल पेन, डिजिप्निया, ट्यूबरकुलर लेरेंजाइटिस। ट्यूबरकुलर लेरेंजाइटिस में कफ, हॉर्सनेस एंड डिजिप्निया पेशेंट। एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन, एटिलैक्टेसिस और कोलैप्स ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ ब्रोंकस बाय लिम्फ नोड, मीडिया एक्सटर्नल लिम्फ नोड्स, अनरिजॉल्व न्यूमोनिया, कैविटेशन, प्लूरल इफ्यूजन, एम्फाइजीमा, ये सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। फिजिकल साइन की बात कर ले तो फिजिकल साइन में आता है फिजिकल साइन फाइंड इन लंग और समटाइम इट इज एब्सेंट, वीज और फ्यू क्रैकर्स और क्रिप्टेशन हर्ड इन एंडोब्रोंकियल टीबी, extensive caseous lesion and formation of cavity may be cavernous or amorphic type of bronchial breathing. Cavity is associated with fibrosis, will be localized retraction of chest, shift of trachea, narrowing of intercostal space. ट्यूबरक्यूलर ब्रोंकियल ब्रीथिंग होगी इफ कैविटी, अगर कैविटी रप्चर हो जाता है प्लूरा के अंदर, देन फ्री लिंक बिटवीन ब्रोंकस एंड प्लूरा होगा, जिसे हम ब्रोंको प्लूरल फिस्टूला कहते हैं और एमॉर्फिक ब्रोंकियल ब्रीथिंग कहते हैं। इसके बाद आता है इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या करते हैं? बैक्टीरियोलॉजी करते हैं, डायरेक्ट स्मीयर ऑफ स्पूटम, हम जिहाल नील्सन स्टेन करते हैं और अमाइन फिनॉल फ्लोरेसेंट टेस्ट करते हैं। इसे हम 5 बारी करेंगे स्पूटम एग्जामिनेशन। मॉर्निंग सैंपल लेंगे गैस्ट्रिक एस्पिरेट का, व्हेन स्पूटम नॉट अवेलेबल देन हम ब्रोंकोस्कोपिक एस्पिरेशन करेंगे, यूजुअली डन व्हेन दिस आर रिपीटेड negative sputum test and there is a strong suspicion of endobronchial TB. सेरोलॉजी में जैसे मैंने बताए थे एलिजा PCR टेस्ट करते हैं, ये फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट, इसका थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होता है। और ये जो एलिजा टेस्ट होता है ये चिल्ड्रंस और एडल्ट्स में किया जाता है क्योंकि ये हमें सस्पेक्ट बताता है कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिजीज़ है यानी पेशेंट को। रेडियोलॉजी में एक्सरे आता है जिसमें मल्टीपल नोड्यूलर इनफिल्ट्रेशन इल डिफाइन रेडियोपेसिटी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्मोनरी टीबी। न्यूमेटिक टीबी और ट्यूबरक्यूलर कंसोलिडेशन, लंग्स एक साइड पे बहुत सारे ट्रांसल्यूसेंसी दिखा रहे हैं, इट इज स्प्रेड इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लंग। कैविटेशन, एक्टिव लीजन, हमें रेडियो ओपैक रिम देखेंगे लंग के पर्टिकुलर पार्ट में, उसमें रेडियोल्यूसेंट एरिया दिखेगा। When lesion get healed, led to formation of fibrotic scarring, which may lead to calcification of that part of lung or pleural cavity। ये ऐसे टॉपिक मैं इसलिए रीड कर रही हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा
क्योंकि ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं, अगर आप मेडिसिन जो एस एन चुक बुक है, अगर आपको कईयों को होता है कि बुक से नहीं पढ़ा जाता है, सिर्फ नोट्स नोट्स नोट्स, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लोगे और आप इतना जितना मैं आपको बता रही हूँ पढ़ा रही हूँ उतना भी कर लोगे ना, इनफ है। अगर 10 मार्क्स या 15 मार्क्स में आता है, बहुत इनफ कंटेंट है ये। ओके, पैथोलॉजिकल टेस्ट में आता है ब्लड एग्जाम, मोनोसाइट्स, ईएसआर करते हैं, या ईएसआर जो होता है वो मोस्टली एलिवेटेड होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि अगर पेशेंट के अंदर स्वेलिंग है या कोई इन्फेक्शन होता है, उस टाइम हमेशा ईएसआर जो होता है वो एलिवेटेड होता है। मॉन्टॉक्स टेस्ट हम टीबी के लिए करते हैं, डर्माटोलॉजिकल टेस्ट है, जिसमें हम प्यूरिफाइड प्रोटीन जो डिराइवेटिव है उसे पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं, एंड पेशेंट विल डेवलप इंड्यूरेशन एट इंजेक्शन साइट। जो इंजेक्शन साइट है वहाँ पे एक बम्प, इडिमा और रेडनेस हमें देखने को मिलेगी। इसका मतलब है पेशेंट पॉजिटिव टीबी है। ये 2 से 4 दिन या कुछ घंटे, 4-5 घंटे बाद ये रिजल्ट दे देता है। और अगर ये 15 मिलीमीटर से ज़्यादा बड़ा हो जाता है साइज़ बम्प का, देन पेशेंट हैव पॉजिटिव टीबी, ये कंफर्म हो जाता है। इसके बाद हम हिफ टेस्ट भी करते हैं, जिसमें मल्टी पंचर मेथड होता है, जो कि इसका आंसर हमें 4 से 5 दिन के बाद मिलता है। अब ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ एंटी टीबी ट्रीटमेंट आर टू एडमिनिस्ट्रेटर मल्टीपल ड्रग टू विच ऑर्गेनिज्म आर सेंसिटिव, to add at least 2 new drug when when treatment failure is suspected, provide safest and most effective therapy in shortest period of time, compliance of treatment, chemotherapy with rest। अब हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में आता है द रेजिमेंट डोंट डिफर फॉर पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ओके, मेन एम हमारा जो होता है ट्रीटमेंट का, ये मेन टॉपिक है, इसको आप भले छोड़ भी सकते हो, ये मेन टॉपिक है। मेन एम जो है हमारा ट्रीटमेंट का वो ये है कि हम स्टेरिलाइजेशन ऑफ लीजन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल ड्रग। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकना, बैक्टीरियोसाइडल का मतलब होता है जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। तो बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरियोसाइडल ड्रग हमें देना है पेशेंट को, जो कि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर बोथ पे एक्ट कर सके। अब ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स जो होगा वो हमें क्या मिलना चाहिए, हमारा क्या एम होता है कि हमें ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स मिले, वो है पेशेंट गेन इन वेट करे, फॉल इन ईएसआर हो, कन्वर्शन ऑफ पॉजिटिव स्पूटम टू नेगेटिव स्पूटम हो, इम्प्रूवमेंट इन जनरल हेल्थ हो, इम्प्रूव एपिटाइट हो। डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स दिया था, स्ट्रेटेजी दी थी। इन इंडिया नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम रिवाइज्ड, डॉट्स आर क्लासिफाइड इनटू 1 to 4 कैटेगरी इन टीबी केसेस। डॉट्स जो होता है इसमें 5 कंपोनेंट्स बहुत एसेंशियल है। पहला है गुड क्वालिटी डायग्नोसिस होनी चाहिए, गुड क्वालिटी ड्रग होना चाहिए, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट अंडर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, सिस्टमिक मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट होनी चाहिए। ये जो मैंने टेबल बनाया है ये एस एन चुग में भी है, ये और ये, तो आप उसमें से भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि ये ही इम्पॉर्टेंट है। एस एन चुग तो मैं बोलूँगी एस एन चुग से ही मैंने सारे नोट्स बनाए हैं, पर इन एक बोलते हैं ना कि एक ब्रीफ नोट्स बनाए हैं कि इतना आप पढ़ लो, बहुत इनफ एंड सफिशिएंट है। तो ये जो टेबल मैंने बनाया है, ये टेबल ड्रग्स है। फर्स्ट लाइन ड्रग जो हम पेशेंट को मोस्टली सजेस्ट करते हैं, पहले हम फर्स्ट लाइन ड्रग सजेस्ट करते हैं एंड देन हम सेकंड लाइन ड्रग सजेस्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग में आता है रिमफेम्पिसिन, डेली डोज थ्राइस वीकली हम देते हैं। इसका एक्शन क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। रिमफेम्पिसिन हम 10 mg डेली देते हैं, थ्राइस अ वीक हम 10 mg पर kg देते हैं, एंड एक्शन है इसका ये DNA ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करता है, एंड साइड इफेक्ट है ड्रग इंट्रैक्शन, हेपेटाइटिस, रेड ऑरेंज यूरिन, वेस्कुलाइटिस, फीवर, रैश। आइसोनियाजिड 5 mg पर kg है, 10 mg पर kg हम थ्राइस देते हैं, इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हेपेटाइटिस, ड्रग, फीवर। पायराजीनामाइड 25 mg पर kg हम डेली देते हैं, 35 mg पर kg थ्राइस अ वीक देते हैं। अननोन इसका एक्शन है, साइड इफेक्ट हेपेटाइटिस एंड GI डिस्टर्बेंस है। इथेन ब्यूटोल 15 mg पर kg हम
डेली देते हैं। 30 mg पर केजी थ्राइस अ वीक देते हैं। इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस विजुअल डिस्टर्बेंस। स्ट्रिप्टोमाइसिन 15 mg पर केजी डेली देते हैं। 15 mg पर केजी हम थ्राइस अ वीक देते हैं। इसका एक्शन है इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी। ये कैटेगरीज है, ये आप देख लेना। और ये जो सिंबल्स होते हैं कि आइसोनियाजिड का H है, रिमफेम्पिसिन का R है, पायराजिनामाइड का Z है, इथेन ब्यूटॉल का E है। इन जो सिंबल है इन्हें याद कर लो, क्योंकि ये आप ऐसे टेबल में बनाओगे तो बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और ये दोनों टेबल वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट है। जब आप फर्स्ट लाइन ड्रग का टेबल बनाओ तो साथ में ये भी आपको बनाना बहुत ज़रूरी है कि जब आप ट्रीटमेंट देते हो इंटेंसिव फेज़ या कॉन्टिन्यूशन फेज़ का, तो कैसे कैसे क्या क्या ड्रग कॉम्बिनेशन में देते हो। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट क्या होता है? जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है ट्रीट करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाता है फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग की वजह से। जो फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग होते हैं उसमें अगर रेजिस्टेंट होने लगता है पेशेंट को, तब हमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पेशेंट को देना पड़ता है। और सपोज अगर कोई 2 ड्रग है फर्स्ट लाइन ड्रग के, रिमफेम्पिसिन और आइसोनियाजिड, उससे पेशेंट को रेजिस्टेंट है, तो हम कॉम्बिनेशन में क्या देते हैं पेशेंट को? कॉम्बिनेशन में हम पेशेंट को स्ट्रेप्टोमाइसिन दे देंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन की जगह कैनोमाइसिन दे देंगे इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है। और हम पेशेंट को साइक्लोसिरिन दे देंगे, मतलब हम उनको रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस है आइसोनियाजिड और रिमफेम्पिसिन, तो हम पेशेंट को कैनामाइसिन, ऑलफ्लॉक्सिन, साइक्लोसिरिन एंड इथेनामाइड दे देंगे। अगर सारे ही फर्स्ट लाइन ड्रग से रेजिस्टेंट है पेशेंट को, तो हम पेशेंट को इथेनामाइड, साइक्लोसिरिन, कैनामाइसिन और ऑफ्लॉक्सिन दे देंगे। अब आता है कैमोप्रोफाइलेक्सिस। कैमोप्रोफाइलेक्सिस जो होता है ये लार्जेस्ट ट्रायल होता है, जिसमें हम आइसोनियाजिड 5 mg पर केजी ओरली पेशेंट को देते हैं 1 साल के लिए। दैट अफेक्टिवली रिड्यूस्ड इंसिडेंस ऑफ टीबी इन ट्यूबरक्यूलिन पॉजिटिव पेशेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में लोबैक्टॉमी, न्यूमैक्टॉमी करते हैं। सर्जिकल ड्रेनेज में ऑफ ट्यूबरक्यूलर एम्पाइमा करते हैं। एम्पाइमा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी, ये याद रखना। बीसीजी वैक्सीनेशन भी हम देते हैं। बीसीजी वैक्सीनेशन का फुल फॉर्म है बेसिली कैलमिटी ग्यूरियन गिवेन। ओके, बीसीजी वैक्सीनेशन देते हैं। WHO रेजिमेंट ने ये डॉट्स प्लस रेजिमेंट जो है कैटेगरी 1, 2, 3, ओके, एंड कैटेगरी 4 ये रहा, मैंने यहाँ पे स्टार मार्क दे रखा है, कहाँ है ये रहा, ओके। तो ये इधर का ये, और ये एसएन चुग में है, तो आपको ये एसएन चुग में टेबल मिल जाएगा, वो आपको याद करना है, क्योंकि ये समझने का कुछ नहीं है, ये मतलब आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे, ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। मिलियरी टीबी जो होता है ये डिससेमिनेशन ऑफ ट्यूबरक्यूलर लीजन थ्रू ब्लड लीडिंग टू अदर ऑर्गन, ब्रेन, किडनी, आई, लीवर, बोन। इट इज़ कॉल्ड मिलियरी बिकॉज लीजन प्रोड्यूस असेंबल द माइलेट सीड। तो जो ट्यूबरक्यूलर लीजन होता है वो जब ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी में फैलने लगता है, डिफरेंट ऑर्गन्स में फैलने लगता है, जैसे आई, किडनी, लीवर, इन सब में फैलने लगता है, उसे हम मिलियरी टीबी कहते हैं। और ये माइलेट सीड होता है ना, उसकी तरह फैलता है। इसकी पैथोलॉजी है कि जब लिम्फ नोड में टीबी होता है और लिम्फ नोड रप्चर हो जाता है, और जो टीबी है वो वेन में जाएगा, वेन से वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है, पूरी बॉडी में, एंड पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू डिसेमिनेट करेगा, फैलेगा, क्रिप्टिक टीबी कर देगा। एंड दूसरा इसका फैलने का तरीका है, स्प्रेड होने का तरीका है, हेमाटोजिनस डिसेमिनेशन ऑकर इन प्रीवियस डिजीज बिकॉज ऑफ लोअर इम्यूनिटी। अगर पेशेंट की लोअर इम्यूनिटी है तो हेमाटोजिनस के थ्रू तो ये स्प्रेड होगा ही। स्पूटम इज यूजुअली पॉजिटिव कॉल्ड ओपन केस और स्पूटम पॉजिटिव केयर। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर की। तो इसके फिजिकल साइन इन चेस्ट आर क्रैकर, क्रिप्टेशन, सिम्टम्स इसके डेवलप होंगे ओल्ड एज में, नाइट स्वेट्स होगा, टैकीकार्डिया होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, लॉस ऑफ वेट होगा, एनीमिया होगा, कफ होगा, डिस्पनिया होगा। इन्वेस्टिगेशन में आते हैं तो इन्वेस्टिगेशन में पेशेंट को ब्लड एग्जामिनेशन होगा, एक्सरे ऑफ चेस्ट करते हैं, मॉन्टॉक्स टेस्ट भी होता है, लीवर बायोप्सी, ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट दैट इज मॉन्टॉक्स टेस्ट, बोन मैरो कल्चर, बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ट्रीटमेंट में हम मेडिसिन में क्या देते हैं, बेडाक्विक
क्वेओलिन देते हैं, डेलोमोमाइड देते हैं। साइड इफ़ेक्ट है इसका कि हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर देता है, दैट इज़ ब्रेडिकार्डिया एंड एडिमा कर देता है बॉडी के अंदर। तो ये था हमारा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का चैप्टर जो हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड आई होप कि मैंने जो आपको ये टॉपिक समझाया आपको समझ आया हो, एंड वीडियो काफ़ी लंबी भी हो चुकी है। सो अगर आपको कोई टॉपिक या कोई भी स्पेसिफिक पार्ट नहीं समझ आया हो या टॉपिक नहीं क्लियर हुआ हो जो मैंने पल्मोनरी टीबी में बताया, तो वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कमेंट सेक्शन में उसका जवाब देने की। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।